हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर करने वाले हैं। बस थोड़ा सा अगर आप इसे देख लेते हैं तो याद कराने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। कैसे इतिहास समझ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, लंबे टाइम तक कैसे आप इसे ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं यहाँ पे, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों पर प्रकाश डालिए। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछता है तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रश्न ये है कि कहना चाह रहा कि जो मौर्य वंश है उसकी जानकारी के कुछ ऐसे स्रोत हैं, उन पर प्रकाश डालिए, उनके बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब आप आंसर लिखेंगे तो आप एक हेडिंग डालेंगे, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगा। इसके बाद जो है पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे? अशोक के अभिलेखों से, यानी जो अशोक के अभिलेख मिले हैं, जो पत्थरों पे लिखे कुछ निशान मिले हैं, कुछ ऐसे स्रोत मिले हैं अशोक के अभिलेख में जिससे पता चलता कि अशोक के शासन के बारे में, उनके धर्म के बारे में आदि के संबंध में जानकारी मिलती है। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा कि जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उन अभिलेखों में अशोक के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें मिलती है, उनके धर्म के बारे में जानकारी मिलती है और कुछ जो है यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है जो अशोक के अभिलेख है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अगर आपसे बहुविकल्पीय में आते लघु में सवाल पूछ ले कि अर्थशास्त्र के जो है रचना या अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आपका जवाब होगा कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मौर्यों के शासन की व्यवस्था और मौर्यकालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है। यानी जो अर्थशास्त्र है जो कौटिल्य द्वारा रचित है, इस अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि जो मौर्यों की शासन व्यवस्था है वो कैसी थी, मौर्यकालीन की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज पे कैसे प्रभाव पड़ता था, लोग कैसे उस समाज में लोग रहते थे, मतलब कि जो मौर्यकालीन शासन चल रहा था तो उस टाइम पे समाज के लोग कैसे रहते थे, क्या उन पे प्रभाव पड़ता था, उन सभी के ऊपर जो है ये बातें बताई गई हैं। तो हमें इनमें जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। अब यहाँ से भी एक सवाल आपका बन जाएगा कि इंडिका की पुस्तक के लेखक कौन है या फिर इंडिका के रचना किसने की थी, तो मेगास्थनीज ने की थी। ठीक, दो प्रश्न यहाँ पे अलग से आपका बन जाएगा। आगे देखिए, इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन व्यवस्था के आदि के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे तीन ऐसे स्रोत हैं जिसे हमें मौर्य वंश के कुछ जानकारी मिलती है। पहला जो अशोक के अभिलेख है, यहाँ से जानकारी मिलती है। दूसरा जो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, उससे जानकारी मिलती है। जो मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उससे जानकारी मिलती है। तो ये तीन ऐसे स्रोत हैं जिनके बारे में हमें मौर्य वंश के कुछ ऐसे प्रकाश पड़ता है, इस पर जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश की जो शासन चल रहा था वो किस प्रकार से चल रहा था। तो आप इस प्रकार से 3 पॉइंट आसानी से याद कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप जो है हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। सबसे पहले प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है, मौर्य वंश की अर्थव्यवस्था या प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऐसा आपसे सवाल पूछा जाएगा। या फिर मौर्य वंश की कुछ विशेषताएँ हैं उसके बारे में पूछ सकता है, या फिर मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी क्वेश्चन को 3 बार जो है घुमा के पूछा है, आंसर एक ही होगा, बस आपको विशेषता बतानी है। और किसकी विशेषता? मौर्य वंश की विशेषता। यानी मौर्य शासनकाल जब चल रहा था उस टाइम पे क्या क्या सिस्टम ऐसे थे, यानी क्या क्या नियम चल रहे थे, क्या क्या प्रशासन में हो रही थी, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो विशेष बातें हैं वही बताना है। तो आप यहाँ डायग्राम के माध्यम से अच्छे से लिखेंगे, जैसे मैंने ऐसे लिखा है। अगर आप ऐसे प्रेजेंट कर दोगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। सामाजिक जो विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इसमें जल्दी पूरा नंबर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से लिखे हैं तो आपको पूरा नंबर ज़रूर मिल जाता है। आप इस डायग्राम अगर पेपर में इसे बना देते हो तो आपको इसी डायग्राम पर भी 1 नंबर मिल जाएगा। फिर इसके बाद आप जब व्याख्या करोगे तो आपको पूरा नंबर आपका मिल जाएगा। ऐसे लिखने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको अगर ऐसे लिखना है तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताओं में क्या लिखेंगे? केंद्रीय प्रशासन कैसी थी व्यवस्था, मतलब कि जैसे अगर हम आज की डेट में देखें तो केंद्र सरकार में जैसे कि केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, स्थानीय सरकार होती है। ऐसे उस टाइम पे केंद्र सरकार की व्यवस्था कैसी थी, केंद्र प्रशासन क्या क्या देखता था। फिर इसके बाद प्रांतीय आता है,
प्रांतीय का मतलब जो राज्य सरकार होती है उसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रशासन सिस्टम चलते हैं। इसके बाद स्थानीय सरकार आता है। स्थानीय सरकार जो गांव में प्रधान वगैरह होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, ये सब जो है स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब कैसे काम करते थे मौर्य वंश में, ठीक है। फिर आता है इसके बाद जो है नगर प्रशासन। देखिए गाँव में जो होता है वो ग्राम पंचायत होता है, और नगर में क्या होता है आज की डेट में बता रहे हैं। गांव में ये होता है, गांव में प्रधान होते हैं, बीडीसी होते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। और नगर में क्या होता है, नगर पालिका होता है, नगर परिषद होता है, नगर निगम होता है। तो इस प्रकार से जो है स्थानीय प्रशासन कैसे होता था वहाँ पे, और नगर में लोग कैसे अपना प्रशासन चलाते थे। फिर इसके बाद एक सैन्य प्रशासन होता था। सैन्य का मतलब सैनिक जो प्रशासन होता है, यानी सेना का मैनेजमेंट कैसे करते थे, सेना की व्यवस्था कैसे की जाती थी उसके बारे में। फिर इसके बाद आता है न्याय प्रशासन, क्योंकि अगर किसी को न्याय देना है तो उसके लिए एक प्रशासन बनाया गया था कि ये प्रशासन न्याय सिर्फ करेगा। तो न्याय प्रशासन कैसी व्यवस्था थी। राजस्व प्रशासन का मतलब ये होता है कि जो धन का लेखा जोखा करता है, कितना कहाँ पे टैक्स लेना है, कितना कहाँ पे जो है खर्चा करना है, पूरा मैनेजमेंट जो है राजस्व वाला वो राजस्व प्रशासन करता था। तो इस प्रकार से देखा जाए ये मौर्य वंश की प्रमुख विशेषताएं थीं, और इन्हीं विशेषताओं को आराम से आप समझ सकते हैं। जैसे केंद्रीय शासन होता है, फिर इसके बाद राज्य यानी प्रांतीय शासन होता है, फिर स्थानीय शासन होता है, ठीक है। इसके बाद नगरीय शासन होता है जो नगर प्रशासन होते हैं, फिर सैन्य प्रशासन यानी सेना क्षेत्र में संबंधित, फिर न्याय प्रशासन जो न्याय दिलाते हैं, राजस्व प्रशासन जो लेखा जोखा रखते हैं, कितना पैसा कहाँ पे खर्चा करना, कितना टैक्स लेना है, ये सब। अब इनको डिटेल में आराम से विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे समझ जाओगे तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। पहला हेडिंग दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन जैसे मान लो एक कोई देश है, उसके केंद्र में जो है एक केंद्र सरकार होता है, उस केंद्र सरकार के द्वारा पूरे राज्य को जो है देखा जाता है। लेकिन राज्य सरकार जो है उसके अधीन होती है, किसके, केंद्र सरकार के, तो उसके अधीन काम करती है। लेकिन जो केंद्र सरकार होता है वो पूरे के पूरे देश को, साम्राज्य को चलाता है। वही बात यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में देखना है। देखिए मौर्य प्रशासन भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य था, यानी जो मौर्य प्रशासन था वो भारत का प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है, जिसका केंद्र बिंदु राजा होता था। मैंने आपको बताया कि ये मान लो कोई प्रशासन है, कोई साम्राज्य है, उसका केंद्र बिंदु कौन होता था, राजा होता था, ठीक है, राजा होता था। और राजा ही जो है न्याय करता था, राजा ही पूरे देश को संचालन करता था, राजा ही पूरे देश का जो है व्यवस्था करता था, किस प्रकार से करना है, पूरी व्यवस्था मैनेजमेंट जो है वो राजा करता था, ठीक है। अब देखिए वह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का प्रमुख होता था। इन्हीं कार्यपालिका का मतलब जो लोग कार्य करते थे, ठीक है। व्यवस्थापिका का मतलब कि जो पूरे देश की व्यवस्था में जो साम्राज्य की व्यवस्था हो, कैसे जो है सैन्य प्रशासन चलाना है, कैसे राजस्व प्रशासन चलाना है, ये सब की व्यवस्था। न्यायपालिका, ये सब जो है अलग अलग जो प्रशासन बटे हुए थे वो किसके अधीन होते थे, राजा के अधीन हुआ करते थे, ठीक है। राजा के ही कहे अनुसार जो है कार्यपालिका चलता था, राजा के कहे अनुसार व्यवस्थापिका होती थी, और राजा के कहे अनुसार न्यायपालिका होती थी। तो राजा मुखिया होता था और उसके अधीन सभी लोग काम करते थे, और राजा केंद्र का प्रशासन का प्रमुख होता था, ठीक है। आगे देखिए दूसरा पॉइंट ले सकते हैं क्या, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन मतलब राज्य प्रशासन जो होता है। देखिए मौर्य साम्राज्य 5 बड़े प्रांतों में विभाजित था। जो मौर्य साम्राज्य था ये 5 बड़े क्षेत्रों में, 5 बड़े साम्राज्यों में विभाजित था, ठीक है, 5 बड़े साम्राज्यों में विभाजित था, जिसमें तक्षशिला, आपने नाम सुना होगा तक्षशिला का, पाटलिपुत्र जिसका जो है अब प्रेजेंट टाइम में पटना नाम है, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। आप दवैया कहाँ से कराओगे, आपने गाना सुना होगा, दवैया कहाँ से कराएंगे, पटना से कराएंगे, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो है प्रेजेंट टाइम में क्या नाम है, पटना नाम है। तक्षशिला, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। तो तक्षशिला पाटलिपुत्र प्रमुख राजधानी हुआ करती थी। इन जो 5 प्रांत बटे हुए थे मौर्य साम्राज्य में, उन 5 प्रांतों में जो मुख्य थे वो तक्षशिला और पाटलिपुत्र हुआ करती थी, और ये राजधानी भी हुआ करती थी। प्रांतीय प्रशासन में मंत्री परिषद होते थे, जिसका केंद्र सीधा संपर्क राजा से होता था। मैंने आपको बताया कि इससे मान लो एक केंद्र है, ठीक है, और इसके जो है अलग अलग जो प्रशासन चला रहे हैं वो सभी लोग केंद्र के अधीन होकर काम करते थे, और राजा जैसा कहता था वैसे ही जो है प्रांतीय प्रशासन लोग काम करते थे। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन में क्या ले सकते हैं, जैसे कि अगर आज की डेट में देखें ग्राम प्रधान होते हैं, गांव में लोग प्रधान चुनते हैं, और प्रधान जो है गांव के
पूरी के प्रशासन चलाता है। ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई होती थी। उस टाइम पे जो गांव का मुखिया होता था वो सबसे छोटी इकाई माना जाता था और वही जो है प्रशासन चलाता था। इसका प्रधान ग्रामिक होता था। ग्रामिक मतलब कोई गांव का एक मुखिया चुना जाता था। गांव और जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर हुआ करता था। मतलब जो गांव होता था, जो जिला होता था, उसमें प्रशासन के बीच मध्यवर्ती स्तर होता था। मध्यवर्ती स्तर का मतलब ये है, जैसे मान लो ये गाँव है, ठीक है, ये पूरा जिला है, ये जिला जो है ये गांव में, मतलब ये जो गांव है ये किस में आएगा, जिला में आएगा, ठीक है। तो इसके बीच में एक मध्यवर्ती काम करता था कि पूरे गांव को चलाने के लिए अलग अलग मुखिया बनाए गए थे और वो मुखिया जो होता था वो जिले के अधीन हुआ करता था। वो जिला पूरे जो है साम्राज्य का अधीन यानी केंद्र के अधीन हुआ करता था, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे नगर प्रशासन। नगर प्रशासन में क्या होता है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन करता है। यानी जो मेगास्थनीज हैं उन्होंने क्या किया है, पाटली जो पुत्र है इस नगर का प्रशासन का वर्णन किया है। एक नगर का प्रमुख होता था, मतलब नगर जो होता था उसका एक प्रमुख होता था। जैसे गांव होता है, गांव का एक प्रमुख बनाया जाता है, यानी गांव का एक मुखिया होता है, जिसे आज के डेट में हम प्रधान कहते हैं, वैसे उस टाइम पे गांव का एक मुखिया होता था। और ऐसे ही नगर में भी एक प्रमुख होता था तथा जिले के वह अधिकारी भी होता था। मतलब कि देखिए एक जिला है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप, एक जिला है, इस जिले में छोटे छोटे गांव भी हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे, और इस जिले में नगर भी होते थे। तो नगर का एक प्रमुख होता था, ठीक है, नगर का एक प्रमुख होता था, ठीक है, और जिले का एक मुखिया होता था। जिले का क्या होता था, एक मुखिया होता था, और इस पूरे जिले का गांव का मुखिया होता था और जो है नगर का प्रमुख होता था, और इस पूरे जिले का जो है एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था ताकि जो है उस पूरे जिले को संचालन किया जा सके। तो इस प्रकार से साम्राज्य के विभाजन हुआ था। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से उसको विभाजन किया जाता है। जो गांव होते थे, गांव का मुखिया एक कोई बनाया जाता था, जो नगर होते थे उस नगर का एक मुखिया या मुखिया प्रमुख बनाया जाता था, और पूरे जिले का जो है एक अधिकारी होता था जो पूरे जिले का संचालन करता था। इस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था बटी हुई थी। आगे देखिए सैन्य प्रशासन। सैन्य मतलब होता है सेना। अब यहाँ पे कौटिल्य ने सेना के 3 भाग में विभाजित किए हैं, जैसे कि पुश्तैनी सेना, किराए की सेना, नगर पालिका से संबंधित सेना। तो पुश्तैनी सेना का मतलब जैसे कहते हैं पुश्तैनी ज़मीन है। पुश्तैनी ज़मीन का मतलब क्या, जैसे मान लो एक बाप है, ठीक है, इसका बेटा हुआ, इसकी ज़मीन हुआ, फिर इसका बेटा होगा, इसकी ज़मीन होगी, फिर इसका बेटा होगा, इसकी ज़मीन होगी, तो ये पुश्तैनी चली जा रही है, ठीक है, उसे पुश्तैनी सेना कहेंगे। मतलब एक सेना का फिर उसका बाप सेना, फिर उसका बेटा सेना, फिर उसका बेटा सेना, ये पुश्तैनी सेना है। किराए की सेना, किराए की सेना का मतलब होता है ऐसी सेना जिसको रखते हैं और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ वेतन सैलरी कुछ दिया जाता है। नगर पालिका से संबंधित सेना, जो नगर पालिका होती थी उस टाइम पे उसमें संबंधित कुछ सेना बनाए जाते थे ताकि जो उस नगर पालिका का संचालन किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और यहाँ पे है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए न्याय प्रशासन क्या होता था। मौर्य काल में दीवानी फौजदारी न्यायालय होता था। आज की डेट में भी दीवानी फौजदारी होती है, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है जो ज़मीन जायदाद से संबंधित होता है, फौजदारी का मतलब होता है जो लड़ाई झगड़े से संबंधित होता है। तो दीवानी फौजदारी हो गया। सबसे निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय होता था। जैसे गांव पे अगर कोई भी समस्या होती थी तो गांव के मुखिया के द्वारा जो है एक कमेटी बैठाई जाती थी। कमेटी का मतलब एक जो है बुलावा सबको आता था गाँव से, भाई देखो आज जो है मीटिंग हो रही है, ऐसी सी बात हो गई है। तो गांव में लोग इकट्ठा होते थे और फिर इसके बाद जो है गांव में लोग जो अपनी बात रखते थे, फिर इसके बाद जो मुखिया होते थे वो मुखिया जो है वो न्याय करते थे, ठीक है। जहां ग्रामीण एवं ग्राम वृद्ध निर्णय करते थे, यानी जो गांव के लोग होते थे वो गांव का जिसे मुखिया बनाया जाता था। मुखिया ज़्यादातर कौन होता था, जो बुजुर्ग इंसान है, जो कहीं की एक्सपीरियंस जिसके पास है, तो वो निर्णय करता था कि क्या सही है और क्या गलत है, वो उसको जो है बताता था। इस प्रकार से न्याय प्रशासन काम करता था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है राजस्व प्रशासन। राजस्व प्रशासन में क्या होता है,
कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों को वर्णन किया है। कृषि योग्य भूमि पर लगान वसूल करते थे। मतलब दोस्तों ये है राजस्व प्रशासन, मतलब ये कि जो धन है उस धन का लेखा जोखा करना, जो कर लगाया जाता था किसानों पर कितना कर वसूल करना है, कितना कर जो है छूट देना है, ये सब कर जो है देख रेख करना ये राजस्व प्रशासन करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों आप आसानी से यहाँ पे जो मैंने पॉइंट बताया है आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, सारे पॉइंट को अच्छे से आप याद कर सकते हैं। इसमें कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि मौर्य साम्राज्य में उस टाइम पे कैसे जो है सिस्टम चलता था, कैसे प्रशासन काम करता था, इस प्रकार से आपको समझना है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरे वीडियो में इसके जो बचे क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट उनको कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।